हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लास में आपको जो है फ़िलहाल मैंने प्योर इंडक्टिव भी पढ़ा दिया था कम्प्लीटली। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा प्योर कैपेसिटिव से रिलेटेड। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नो डाउट आपको जो है फ़िलहाल प्योर रेजिस्टिव और प्योर कैपेसिटिव में कुछ ना कुछ तो अच्छा सीखने को मिला ही होगा। और एक्चुअली होता क्या है कि वो सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं लिखे होते हैं, बट उस चीज़ को हम लोग थोड़ा प्रूफ से देखते हैं, अगर थोड़ा अच्छे से समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर होता है। खैर, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्योर कैपेसिटिव, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में देखते हैं कि हमें किस तरीके से जो है प्योर कैपेसिटिव सर्किट को डील करना है। तो हम सबसे पहले सर्किट डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं। प्योर कैपेसिटिव सर्किट लेते हैं, ये सी होगा, यहाँ पे हमारे पास एसी सप्लाई होगा, दैट इज़ V इज इक्वल टू V ऑफ t इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आपके पास C हो गया, दैट इज़ करेंट I ऑफ t। अगर हमें इसमें करंट निकालना है तो आपको पता है आई एफ टी इज इक्वल टू सी डी वी सी अपान डी टी, मतलब वोल्टेज का डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। ठीक है ना। अगर हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, कहाँ, कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। आई ऑफ टी इज इक्वल टू सी डी अपान डी टी वी एम साइन ओमेगा टी। वी एम बाहर ले लेते हैं, वी एम सी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन का कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो वी एम ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा सी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स सी, क्योंकि एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपान ओमेगा सी होता है। तो वी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 अपान एक्स सी, और यहाँ हो जाएगा कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस 90। मतलब यहाँ पे जो हमें करंट देखने को मिली, जो यहाँ हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिला, वो क्या मिला, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे। ठीक है ना। इसका फेज देखिए, और इसका प्लस 90 है, तो मतलब यहाँ पे ये वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। आप चाहें तो इसको आप मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं, ये वी एम है। तो यहाँ पे एक लाइन में और लिखेंगे आई ऑफ टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 90। मतलब यहाँ जो फाई की वैल्यू है, फाई बराबर क्या मिला हमें, फाई बराबर हमें मिला 90 डिग्री। यहाँ हमने वोल्टेज को लिया रेफरेंस, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी है, मतलब आपका जो है लीडिंग है। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम हम लोग इसका जो है आरेख देखेंगे। तो ये करंट हो गया आपका आई ऑफ टी, और ये वोल्टेज हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि वोल्टेज से करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से करंट लीड कर रहा है, कितना, 90 डिग्री लीड कर रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पे लीड कर रहा है। अब हम पावर फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर पी एफ इज इक्वल टू कॉस फाइव। तो कॉस फाइव मतलब 90 की वैल्यू 0, मतलब एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट का भी पावर फैक्टर क्या आता है, 0 आता है। अब हम लोग पावर कैलकुलेट करें, अगर पावर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, P ऑफ टी इज इक्वल टू वी ऑफ टी एंड आई ऑफ टी। यहाँ हम लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ हम लिखेंगे आई एम कॉस ओमेगा टी, सीधे लिखते हैं। यहाँ वी एम आई एम डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 ओमेगा टी। दिस इज़ द इंस्टेंटेनियस पावर, जिसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट से क्या है, डबल है। लेकिन नो डाउट अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज क्या होने वाला है, 0। एवरेज पावर क्या आएगा, 0। मतलब एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी जो है एवरेज पावर कंज्यूम कभी नहीं करता। एवरेज पावर थ्रू द प्योर कैपेसिटर विल बी 0। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। कैसे हो रहा है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा एवरेज पावर 0 होगा। इसमें इसका एवरेज निकालना मैं आपको बताया हूँ, वेव फॉर्म में यहाँ बना रहा हूँ। तो आप देखिएगा प्योर कैपेसिटिव सर्किट का हम वेव फॉर्म बना रहे हैं। ये लीडिंग रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है, लैगिंग रिएक्टिव पावर डिलीवर करता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा।
इसके अतिरिक्त एवरेज एक्टिव पावर ना ही है क्या करता है, कंज्यूम करता है। मतलब ये सिर्फ एवरेज पावर, मतलब एक्टिव पावर के साथ क्या फिनोमिना होता है, स्टोर किया और डिलीवर कर दिया, कंज्यूम नहीं करता उसको कभी। जैसे रेजिस्टेंस कंज्यूम करके हीट में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा नहीं करता ये अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है। इसका हम लोग वेव फॉर्म बनाते हैं, फेजर डायग्राम हमने देख लिया। इसका वेव फॉर्म अगर हम बनाएं तो एक वोल्टेज का वेव फॉर्म ये हो गया, वोल्टेज का वेव फॉर्म। करंट चूंकि 90 डिग्री लीडिंग है तो देखिएगा करंट 90 डिग्री लीडिंग है, करंट अगर 90 डिग्री लीडिंग है तो कैसा होगा समझिएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू है आप देखिए, पहले इसमें पॉजिटिव से स्टार्टिंग होगी, फिर यहाँ पे ये जो वैल्यू दिख रही है ये निगेटिव में पावर होगा, फिर ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव में होगा। इसको मैं फिर से बनाता हूँ, देखिएगा ध्यान से, फिर से बनाते हैं। थोड़ा सा इसमें हमें केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, अप एंड डाउन्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री लीडिंग है, ये रहा। ठीक है ना, अब देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका, ये पॉइंट, मतलब यहाँ देखने को क्या मिलेगा, वोल्टेज पॉजिटिव और ये करंट पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये वोल्टेज पॉजिटिव, करंट निगेटिव तो पावर निगेटिव, तो ये सिमिलरली दोनों निगेटिव उसका मल्टीप्लाई पॉजिटिव, सिमिलरली पॉजिटिव निगेटिव का मल्टीप्लाई निगेटिव, कुछ इस तरीके से। मतलब ये जो है ये पावर का वेव फॉर्म है। अब आप देख पा रहे हैं कि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट से ज़्यादा भी है मैग्नीट्यूड में, प्लस इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है। मतलब पावर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 2 टाइम्स होगा वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी के। ठीक है ना, पावर की फ्रीक्वेंसी अक्रॉस द कैपेसिटर, इंडक्टर, रजिस्टर, जो इंस्टेंटेनियस पावर की फ्रीक्वेंसी होने वाली है वो वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, डबल होगा, 2 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो आपको बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। आपने प्योर कैपेसिटर सर्किट के बारे में सारी चीज़ें आपने देख लिया। प्योर कैपेसिटर सर्किट का आपने करंट निकाला तो क्या देखा आपने कि करंट हमारा वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग है। पावर फैक्टर निकाला, 0 मिला। आपने पावर निकाला तो आपने देखा कि पावर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी वोल्टेज और करंट से डबल है, एवरेज पावर हमारा 0 है। ठीक है ना, मतलब एक्टिव पावर डिमांड ऑफ द कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर एंड इंडक्टर विल बी 0 ईच एंड एवरी कंडीशन। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि एक जो है ट्रायंगुलर कोई करंट वेव है, एक हम ट्रायंगुलर करंट वेव लें और इसको हम इंडक्टर के थ्रू पास करें, तो उसके क्रॉस पूछा जाए वोल्टेज का वेव क्या होगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर वेव। मतलब अगर किसी भी करंट, किसी भी ट्रायंगुलर वेव का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देते हैं, किसी भी ट्रायंगुलर वेव का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है, और स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन कर देंगे तो वो ट्रायंगुलर में आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन इस पे मैं एक दिन क्लास लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि किसी भी वेवफॉर्म को, किसी भी सिग्नल को कैसे आप डिफ्रेंशिएट, इंटीग्रेट करके उसकी वैल्यू को आप कम अधिक या शेप कैसे चेंज करते हैं, कैसे वो ट्रायंगुलर में जाता है, कैसे वो रेक्टेंगुलर हो जाता है, कैसे वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ बताया कि कोई भी ट्रायंगुलर करंट अगर एक इंडक्टर को हम लोग अप्लाई कर दें तो उसके क्रॉस वोल्टेज का वेव फॉर्म क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, मतलब आई का इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब ट्रायंगुलर वेव का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर वेव होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे यहाँ से बनते हैं। फिलहाल आपका प्योर कैपेसिटर, प्योर रजिस्टर और प्योर इंडक्टर सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको इसके बारे में
किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या होती है, कोई डाउट होता है तो आप हमें पूछिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या डायरेक्टली आप हमें मेल भी कर सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह के माध्यम से। और देखिए यहाँ पे समराइज़ एक बार कर लेते हैं, समराइज़ कर लेते हैं सारी चीज़ों को, इसी में समराइज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा आपके लिए इजी होगा समझना थोड़ा सा। अगर हमारे पास आर सर्किट है, आर सर्किट है तो फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। कॉस फाई मतलब पावर फैक्टर क्या है, यूनिटी है। पावर की फ्रीक्वेंसी, जो पावर एवरेज पावर है वो है Vm/Im/2, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और पावर की फ्रीक्वेंसी सब में डबल है तो कुछ सोचना ही नहीं है, जो भी वोल्टेज या करंट की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। अगर एल सर्किट में देखा जाए, एल सर्किट में फाई की वैल्यू -90 है, मतलब लैगिंग है। पावर फैक्टर 0 है, एवरेज पावर 0 है, पावर की फ्रीक्वेंसी वही है 2 टाइम्स ऑफ वोल्टेज एंड करंट। अगर मैं कैपेसिटर की बात बोलूँ, सी सर्किट, फिर से वही कहानी, फाई की वैल्यू +90 है, पावर फैक्टर 0 है, एवरेज पावर डिमांड जो एक्टिव पावर है वो 0 है, और फ्रीक्वेंसी वही है। फेजर डायग्राम, लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। मतलब कैपेसिटर के क्रॉस करंट लीड करता है वोल्टेज से, और कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस करंट लैग करता है वोल्टेज से। अब एक बात और जानिएगा, फेजर डायग्राम में इसको दो तरीके से बोला जाता है। अगर आपने वोल्टेज को रेफरेंस बनाया तो आप कहेंगे वोल्टेज की तुलना में करंट लीड कर रहा है। अब अगर आप इसको बोलना चाहें तो ये भी बोल सकते हैं कि कैपेसिटर में करंट से वोल्टेज लैग करता है, दोनों बात सही है। मतलब हम ये कहें कोई मेरे अगर सामने है तो मैं कहूँ कि वो मेरे सामने है, या उल्टा बोलूँ कि मैं उसके सामने हूँ, तो दोनों बात एक ही है। मतलब यहाँ पे ये बोला जाए कि वोल्टेज से करंट आगे है, या ये कहें करंट से वोल्टेज पीछे है, तो दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इंडक्टर में भी याद रखेंगे। मतलब कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करेगा करंट से, इंडक्टर में वोल्टेज लीड करेगी करंट से। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा वोल्टेज से, इंडक्टर में करंट लैग करेगी वोल्टेज से। तो ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। रेजिस्टेंस में इंडक्टर वोल्टेज के लैग लीड का कोई समस्या ही नहीं है, सब एकदम सेम फेज में होने वाला है। अब अगर ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से, तो इसके बारे में, इससे हम रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह लेकर के आएंगे। LRC सर्किट से क्वेश्चन क्लियर करेंगे, फिर आएंगे सीरीज सर्किट पे। सीरीज सर्किट के बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। RL सीरीज, RC सीरीज, RLC सीरीज, रेजोनेंस कंडीशन सब पढ़ेंगे अच्छे से। सो फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी L और C से रिलेटेड। सो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मतलब प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव, प्योर रजिस्टिव आपके तीनों सर्किट्स हो गए हैं। सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट रह गया है। फिर हम लोग इससे रिलेटेड रेजोनेंस वगैरह पढ़ के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब डील करते चलेंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।